स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा ये क्या चीज है, ये कहाँ से आई, इसको किसने बनाया, या ये बनाने वाले कौन थे, या इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि इंडिया इतनी वास्ट कंट्री, उसे लेकर इन्होंने किस बेसिस पे बनाया और इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली और क्यों डाली। इनफैक्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है कि क्यों, और क्या वो कुछ जो बनाने वाले लोग थे उनके बेसिस पे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खड़ा हो गया, उन्होंने क्या सोचा इस चीज को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इसमें आगे। उसके बाद हम जो चीजें कवर करने वाले हैं, मेरा कंटेंट क्या रहने वाला है वो इस बेसिस पे रहने वाला है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली कहता क्या है। फिर दूसरा, हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी, मतलब कि हम क्यों बनाना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए। कहते ना बेनिफिट, हम कोई भी काम करते तो बिना बेनिफिट के नहीं करते, तो इसके पीछे क्या बेनिफिट है आपका कि हमने आपने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वो भी इंडिया जैसी कंट्री का बनाया और कब बनाया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इसका हिस्ट्री क्या था, कब बना, कैसे बना, किसने भी किस बेसिस पे बनाया। चौथा, बनाया तो क्या क्या उनके प्रोविंसेस पे क्या क्या चीजें थी उनकी, किस फैक्टर्स पे बनाया, क्या क्या रखा, किस किस को, और कौन कौन आया उसमें बनाने वाले, कौन कौन महान, मतलब कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग कौन कौन उसमें शामिल हुए कि जो फ्रेम, किसने फ्रेम किया, एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो। फिर आज मैं इतना ही कवर करूंगी, कल का जो टॉपिक रहेगा वो आगे करेगा। ये कुछ इस टाइप की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखती है, अभी मैं उसको आगे और ज्यादा डीप में बताऊंगी। अब आ जाती है बात सबसे पहले कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ऐसे समझोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, पहले तो समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी वॉइस आ रही कि फिर चली गई? आ रही। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीका, फोन का माइक यूज करो। चलो ठीक है, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ है ना, मैं तो कोई जवाब क्लियर है अब ज्यादा क्लियर है। नहीं अगर हम लोग खुद बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा, आप लोग दिख भी नहीं रहे हो मुझे, तो मैं आपका रिएक्शन भी नहीं पढ़ रही। अगर तो बोल देंगे ना हम लोग, स्टार्ट करो। ठीक ठीक है ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का, आप मान के चलो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें क्लैरिफाई करता है कि आपको आगे क्या करना है, आपके बेसिक रूल बताता है। अगर मैं बात करूँ छोटी सी चीज की, आपको क्या आगे रूल्स हैं, आपके रेगुलेशन क्या रहेंगे, किसके हाथ में कितनी पावर रहेगी, कितनी किसकी लिमिट रहेगी, और कौन किस तरीके से एक्ट करेगा। अगर मैं गवर्नमेंट के बेसिस पे बात करूँ तो कौन सी गवर्नमेंट के हाथ में कितनी पावर रहेगी, या पीपल के हाथ में कितनी पावर रहेगी, उनके पास क्या अधिकार रहेंगे, क्या चीजें रहेंगी। तो इन सब का एक कंपैक्ट डॉक्यूमेंट को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, कई सारे शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब आप ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जा सकते हो कि जो आर्टिकल, शेड्यूल्स और क्या पार्ट्स क्या होते हैं, बस आप एक नंबर इतना याद रखो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ये जब बनाई गई थी कमेटी उस टाइम के बाद अभी काफी सारे आर्टिकल्स ऐड ऑन हुए, तो ये जो रिसेंट की एकदम कहते हैं न्यूज है, ये उस टाइप के आर्टिकल्स, ये फाइनल आर्टिकल्स है, टोटल 448 आफ्टर अमेंडमेंट्स। अब आती बात कि एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कहते हैं ना कि वन लाइफ ब्रीफ में आप आंसर दो तो वो क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वन लाइफ ब्रीफ आंसर होता है कि वो एक तरीके का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब फंडामेंटल वर्ड अपने आप को क्या डिफाइन करता है, छोटा माने निम्न तौर पर एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि आपकी हर एक चीज की वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, आपकी राइट्स वगैरह सब इसमें आपका बताते हैं। फिर आ जाती बात कि इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो आप जानते हो कि ये एक रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कई कई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो अनरिटन होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो जो कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन और एक लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने ऐसे ही नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। प्लस उसके बाद अगर मैं आगे इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें प्रियम्बल है, फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है,
हमें काफी ज्यादा फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज हैं हमें पता चली हैं। फिर इसमें डीपीएसटी है, आपको क्या कब आपको अधिकार मिलते, कौन कौन से अधिकार, मतलब एक चीजें क्राइटेरिया बना दे। जैसे आप घर पे होते हो तो आपके पहले एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना कि आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे आना, ये आपका अधिकार है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया है कि आप ये चीजें आपके में ऐसे से डिवाइड है। फिर उसके बाद आ जाती है बात कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला हेड कौन था। जैसे हम कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में तो अभी रिसेंट में भी आपने देखा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 14 अप्रैल को ही। ये 14 अप्रैल 1891 में आए थे और इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, उसके बाद यही इन्होंने ही सारी चीजें करवाई, सबके साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलके बैठे कि हाँ है भाई ऐसे ऐसे बनना चाहिए, तो इन्हीं के थ्रू चीजें ऐसे ऐसे करके बनाई गई। अब आती है बात की इसके बाद ये तो हो गया कि चीजें क्या थी। अब आता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है। गवर्न करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो इसके अंदर फंक्शन क्या क्या आते हैं, जो मैंने अभी बताई चीजें कि हमें प्रोवाइड कराता है कि बेसिक रूल्स आपकी क्या रहेंगे, रेगुलेशन क्या रहेगा, चीजें क्या रहेगी, सोसाइटी के और बाकी गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या पावर डिवाइड होगी। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट में लिमिट्स भी लगाता है। ये चीज है कि आपकी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी आए, गवर्नमेंट में कोई भी इंसान बैठा हो तो कुछ भी कर सकता है, नहीं, उसके ऊपर लिमिट भी लगाता है। अगर आपको पावर दे रहा है तो वो आपके ऊपर लिमिट भी लगाएगा। फिर उसके बाद 4th पॉइंट इसका कि आपका सोसाइटी में कैसा चीजें चलनी चाहिए, क्या चलना चाहिए। गवर्नमेंट को एक पावर तो देता है, साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही डिसाइड करता है कि चीजें कैसे और कब कब होनी चाहिए। अब आ जाती बात कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना पुराना है, हमने देखा होगा। अगर आप करंट के बेसिस पे बात करो तो अगर आप चाइना से रिलेट करते हो तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला गया है। एक बार नहीं, उसे 4 बार लिखा गया, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा था कि वो अमेंडमेंट कर ही नहीं पा रहे थे। एक होता है कि आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बट उन्हें पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना पड़ा अपना। और क्यों बदलना, क्योंकि उनके यहाँ के पब्लिक और पार्टीज वगैरह में कभी जमी नहीं। बट हमें थैंकफुल है कि हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। हाँ, हम उसमें अमेंडमेंट करते आ रहे हैं, अब तक हमने 105 अमेंडमेंट कर चुके हैं टोटल, बट हमने ऐसे नौबत कभी नहीं आई अभी तक कि हमें पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़े। अब आती है बात कि अगर आप कहो कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोगों के थॉट में होता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यार अच्छा नहीं है, हमें लॉ तो ये कम देता है या ज्यादा देता है, या उनका दूसरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छा है। तो नहीं, अगर आप मैं बात करूं कि अमेरिका के लेके चलते एग्जांपल, तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल 4000 वर्ड्स का है। अब उसमें थोड़ा अमेंडमेंट होने के बाद 4543 वर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है वो, बट पहले जब वो बना था तो वो 4000 वर्ड्स का था, और इतना छोटा कॉन्स्टिट्यूशन था कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता था कि इसमें कितने अमेंडमेंट करने चाहिए। उनमें अमेंडमेंट भी आसान नहीं था। हमारे कंट्री का एक फायदा ये है कि हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट करना आसान है। फिर अब आती है कि ये तो एक फैक्ट था कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी कंट्रीज का थोड़ा हमसे कंपैरिजनली कम है। बट अगर सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबसे छोटा किसका है, ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक से आपके दिमाग में आएगा कि हाँ अगर बड़ा तो चलो ठीक है, लेंगेस्ट बता दिया, शॉर्टेस्ट भी बता दो। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोनाको का है। यूरोप की कंट्री में आपका मोनाको एक जगह है, वहाँ पे थोड़ा छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है और वो 3000 समथिंग वर्ड्स का है। ये तो चलो बात हो गई कंपैरेटिवली कि हमने तारीफ कर दी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है। अब आती बात कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या था, कौन बनाया, कहाँ से लोग आए, अचानक से तो आते नहीं, रातों रात तो बन नहीं जाती कोई भी चीज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, पहले मुझे ये चीज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। नहीं 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 नहीं, मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट या स्लो मुझे थोड़ा बता देना। सही चल रही है, बस हल्की सी थोड़ी सी स्लो ही रखना। ठीक है, मैं ज्यादा स्लो इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि फिर टॉपिक्स मुझे वास्ट कवर करने। चलो ठीक है, मैं थोड़ा और स्लो कर लेती हूँ।
अब आती है बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से आया कहाँ से, ये दिमाग किसका था, कौन लेके आया ये सारी चीजें, क्योंकि बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं यार ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का संविधान है, ऐसा है वैसा है। अरे बनाने वाला कौन था इसको, तो अब इसके पीछे दिमाग किसका था, और क्योंकि हम तो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, ये अचानक से ब्रिटिशर्स चले तो गए, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, क्योंकि हमें तो बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से ही बनना स्टार्ट हो गया, हम आजाद हुए 47 में, तो क्या ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनता आ रहा था? तो एग्जैक्टली इसके पीछे का एक बहुत ही पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 1934 से ही इसका आइडिया आ गया था दिमाग में, कि 1934 से ही इसको बनाया गया था। इसके आइडिया कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग आके बैठे कि हाँ भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने आईएनसी जो आपकी है उन्होंने भी सहमति दी कि हाँ चलो ठीक है, ऑफिशियली हम चाहते हैं कि इंडिया का भारत का संविधान बने, ताकि लोग उसके पीछे वर्क करें। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपको करना क्या, तो आप अपनी मनमानी चलाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कई इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वो आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जानना है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बस इतना समझ लो कि फाइनल जो रिकॉग्निशन मिली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद मिली थी, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान आपका ब्रिटिशर्स के थ्रू लाया गया था 1946 में। तब जाके ये फाइनल किया गया कि हाँ हम आजादी देने वाले हैं आपको अब अपना संविधान खुद लिखना है। इसलिए अब 1946 यानी नवंबर 1946 को हमें अप्रूवल मिल गया कि हाँ आप बना सकते हो। हमें मतलब कहते ना कि हमें एक सहमति मिल गई, वो भी सहमति हमें ब्रिटिशर्स ने दी थी, हमने खुद नहीं कब चीज कर पाए थे, बट ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। फिर अब आती बात की स्टार्ट, फिर चलो हमें तो सहमति मिल गई, अब आता है बात, एक होता है कहना एक होता है करना। तो ऑन पेपर जो हमने वर्क करना शुरू किया था वो हमने किया था 9 दिसंबर 1946 से। हमने 9 दिसंबर 1946 से अपना संविधान लिखना शुरू किया था, और फाइनल इसे कंप्लीट होते 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 पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन माने 2 years 11 months and 18 days लगे थे इसे पूरा कंप्लीट होने में, लिखने में। अब आप सोच सकते हो कि जो संविधान को लिखने में 2 साल लग गए, उसे समझने में थोड़ा थोड़ा करने में काफी टाइम लगा होगा लोगों को, और उसे लोगों को तक पहुंचाने में, अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगा होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बेसिस पे इंडिया का संविधान आधे लोगों को, अब अमेरिका का आधे घंटे में आपने पढ़ा खत्म, कोई भी पब्लिक में पढ़ सकता है उसको, वहाँ के आपका आर्टिकल। बट हमारे यहाँ का संविधान पढ़ने के लिए आपको रूल्स बताने के लिए आपको लॉयर हायर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन डेप्थ में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जाओगे तो वो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको कैसे करना है। फिर आती है बात की कुछ बेसिक फैक्ट्स पे हम बात कर लेते हैं कि इस कमेटी को हेड किसने किया था, क्या था, कैसे था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हेड हुई थी वो आपकी खुद, जैसे मैंने बताया, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर थे। इसको जो उस समय का सबसे पहले, जिनको हम प्रेसिडेंट कहे, परमानेंट तो नहीं बट बाद मतलब एक इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था कि हाँ आप इसको हेड कर लीजिए, आप इसके चेयरमैन बन जाइए थोड़ी देर के लिए। फिर कुछ टाइम बाद शायद उनकी डेथ हो गई थी या कुछ बात थी, उनका रिजिग्नेशन मिला, इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर अच्छा, ये क्या अचानक से जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी आपकी, उसके बाद ये जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्या इसके पहले कोई कमेटी नहीं आई थी? क्या उसके पहले जो कमिटीज थी, इसके पहले लोगों ने जो दिमाग लगाया था, तो क्या वो उनका कुछ हेड नहीं हुआ था? तो नहीं, ऐसा नहीं कि इसके पहले कमिटीज नहीं आई थी, इसके पहले काफी कमिटीज आई थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, लोगों में मतभेद अलग अलग थे। कुछ पावर्स को हेड खुद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने अपने रिजोल्यूशन लेके आए थे, उनके अपने थिंकिंग थी। कुछ कमिटीज ऐसी थी जो कि प्रपोजल्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, काफी कमिटीज तो बाद में बनने शुरू हुई थी। तो ये तो एक बेसिक चैप्टर जो आपको नहीं जानना। अब आती बात की बना कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब फैक्ट्स पे ना जाते हुए मैं ज्यादा थोड़ा नहीं जाऊंगी फैक्ट्स, क्योंकि जो अगर इसके डेप्थ में फैक्ट्स हो जाएगा तो वो बहुत ही बोरिंग सी चीज हो जाएगी कि ये ऐसे हुआ था, ये डेट है, वो डेट है, क्योंकि वो आपको जीएस में ज्यादा नहीं पढ़नी है, वो आपको ऑप्शनल आपका होगा, तो आपको ऑप्शनल में उन सारी चीजों को कवर करना है कि आपका क्या फैक्ट है, कैसे रहेगा होने वाली चीजें। कुछ कमिटीज जो बेसिक कमिटीज होती है, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत थोड़ी सी पड़ जाएगी। एक तो मेन आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी रहेगी, एक कुछ 2-3 कमिटीज और आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक थी आपकी स्टीयरिंग कमेटी, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, उनकी कमेटी थी।
दूसरी आपकी यूनियन पावर कमेटी थी, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की थी। बस 2-3 और इतना आप लिख लोगे। अगर आप अपने आंसर में कुछ आप डिस्क्राइब कर रहे हो, अगर 1-2 कमेटी का नाम भी आपने डाल दिया कि आपकी ये कमेटी थी, तो आपको एग्जामिनर काफी अच्छे नंबर देगा। अब आती है बात की ये जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, मेन कमेटी, क्योंकि इसी कमेटी ने आपका असेंबली बनाई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, क्या था इसके पीछे का बैकग्राउंड? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उस टाइम पे टोटल, पहले यहाँ तक क्लियर है? दूसरी कौन सी कम्युनिटी बताई थी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के बाद, जो यूनियन पावर से पहले बताई थी? स्टीयरिंग कमेटी, STEERING, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी वो। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपकी BR अम्बेडकर की। और ये यूनियन वाली? ये जवाहरलाल नेहरू की। और कोई डाउट? ठीक है, अब थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो असेंबली क्रिएट हुई थी, उसमें मेंबर्स टोटल कितने थे? तो सबसे पहले तो जब ये कैबिनेट मिशन प्लान का अप्रूवल मिला तो लोगों ने कहा, अब हर कोई सब, उससे पहले काफी लोग जुड़े थे हमसे, बट कुछ जो मुस्लिम लीग, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले चलते हैं थोड़ा सा, कि जो मुस्लिम लीग थी वो पहले ही खिलाफ थी कि हमें भाई आप अप्रूवल, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान से वो एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलग से आप एरिया दो, हम अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना, उनका अलग चल रहा था। तो लास्ट में आता है तो टोटल पहले 389 मेंबर्स था। अगर आप बात करो तो फाइनल जो असेंबली बनी वो 389 मेंबर्स की थी। 296 आपके ब्रिटिश इंडिया के लोग थे और 93 आपकी प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे। बाद में 211 मेंबर्स ने डेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ नहीं। वो जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हम इस सब चीजों में नहीं आएंगे। तो फाइनल जो लास्ट आपकी कहते हैं फाइनल जो बैठी थी वो बैठी थी 299। पहले 389 लोग थे उसमें, लेकिन जब जैसे रेजिग्नेशन मिल गया तो 299 बैठे मेंबर्स, जिसमें कि आपके मतलब बेसिक जो थे प्रिंसली स्टेट्स जो 93 थे वो 70 पे आ गए थे, काफी उसमें से कम हुए। 296 जो मेंबर्स आपके ब्रिटिश इंडिया वाले थे वो 229 पे आ गए। तो टोटल 229 प्लस 70 मिला के 299 मेंबर्स आपके फाइनल कमेटी में बैठे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में। टाइम पीरियड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2 साल 11, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितनी बार आप इसे याद कर सकते याद करिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको आंसर में नहीं लिखा तो एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले यही एक लाइन ढूंढता है कि इसको एग्जैक्ट टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, अगर इसको एड ऑन करते हो अपने तरीके से, तो ये आपका मार्क्स को गेन प्लस पॉइंट ही लेगा, क्योंकि ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली लगे कितने दिन थे। मंथ्स वगैरह याद रहते हैं बट डेज में कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप इसे एकदम अच्छे से लिख के याद डेली रिवाइज करिए कि हाँ टोटल कितने साल लगे थे। 2 years 11 months and 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब इतने दिन तो बन गए, लेकिन अब बात आती है कि ये फाइनल हमारे फोर्स में कब लाएगा। जैसे कहते हैं कि ये तो बन के लिख के आपके तैयार होगा, लेकिन केम इनटू फोर्स माने इसे लागू कब से किया गया। तो इसे लागू आपका, आप जो हर साल रिपब्लिक डे मनाते हो जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हमने इसे फोर्स में लाया, मैंने हमें इसे लागू करना हमने स्टार्ट किया। बन के 26 नवंबर को ही स्टार्ट हो गया था, मतलब लिख गया था। अब आती है क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है कि यार इतनी जल्दी तो लिख लिया, तो इतने 2 महीने का 2 महीने का वेट क्यों किया आपने उसी समय कर देना था अगर आप लागू करते। बट इसके पीछे का ये है कि हमने पहले इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते थे हम 26 जन को, बट वो हमें आजादी उस समय नहीं मिली। तो ये डेट हमारे लिए बहुत प्रीशियस थी, इस डेट को हम खोना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इस डेट को एज अ रिपब्लिक डे के रूप में, नहीं इंडिपेंडेंस डे नहीं मिला तो क्या हुआ, रिपब्लिक डे के रूप में हम इसे मनाने लगे। अब आ जाती है बात कि ये जो आप मना रहे हो, ठीक है चलो असेंबली भी बन गई और ये मेंबर्स ने इतने थे। अब कुछ मेन मेंबर्स के नाम आपको थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ती है कि कौन कौन मेंबर्स थे जो मेन आपके एडवाइजर थे, या कह सकते हो कि आपके कौन कौन थे। तो कुछ आप ये नोट डाउन, पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि सब नोट डाउन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन कमेटी हो गई आपकी BR अम्बेडकर की, उनके जो एडवाइजर थे वो थे BN रॉय।
उसके बाद जो मेन कुछ हम 7 मेंबर्स को देख सकते हैं, ये इनकी कहते हैं ना कि आपका एक होता है ग्रुप, उसमें होता है ग्रुप लीडर्स। तो कुछ लोगों की बात जो होती है, जो सुनी जाती है, जिसको सब समझते हैं। अब 299 मेंबर्स थे तो इकट्ठे सब बोलने लगेंगे, इकट्ठे सब अपनी राय तो नहीं दे सकते, कोई ना कोई तो चाहिए ना उन्हें हेड करने के लिए, बताने के लिए कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। तो कुछ 7 मेंबर्स ऐसे थे जो कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ना फर्दरली जो ग्रुप डिवाइड हुए थे उनको हेड कर रहे थे। तो एक मेंबर आपके थे एन माधव रॉय, दूसरे मेंबर एक मेंबर आपके एन माधव रॉय थे, दूसरे आपके सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, तीसरे आपके खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो कि चेयरमैन है। मुझे कौन से बताया आपने? सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला। चौथे आपके के एम मुंशी थे, फिर उसके बाद एक आपके टी टी कृष्णचारी थे, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं इसकी फोटो ग्रुप पे भी शेयर कर सकती हूँ, अगर आप पर्सनली बोलो मुझे तो। फोर्थ आपने कौन से बताया? मुंशी, इनका फुल नेम? हाँ, के एम मुंशी, फुल नेम नहीं आइडिया मुझे, बट के एम मुंशी। नेक्स्ट टी टी कृष्णचारी, टीपी कृष्णन चरी, CHARI। नेक्स्ट फिर एक है आपके एन गोपाल स्वामी, फिर एक है आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पूरा नाम है। मुझे लगता हो गए 7। हो गए तो सबने लिख ली कि रिपीट करना किसी एक का नाम प्लीज? कास्ट का रिपीट कर दीजिए आप। लास्ट एक सेकंड, अलादी कृष्णा स्वामी। और इससे पहले क्या बताया था आपने? इससे पहले एन गोपाल स्वामी अय्यर, नहीं अवरकर, एन गोपाल स्वामी अवरकर। पूरा नाम नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ एन गोपाल स्वामी भी लिख के छोड़ सकते हो। ये कुछ 7 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, या आप याद करने की कोशिश भी करो थोड़ा। थर्ड नेम क्या क्योंकि ये बताया? कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स है। थर्ड नेम टीटी वाले बी आर अम्बेडकर। तो कैसे मैंने 1 2 3 नहीं किया है, मैंने ऐसे बता दिया बस। नहीं, थर्ड नंबर पे बताया, स्कूल नंबर बता दिया। इसका पिक ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगी एक बार। अब ये तो हो गया फॉर्मेशन क्या था कैसे था। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस असेंबली ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिए, कुछ चीजें हमारे लिए फायदेमंद बताई और कुछ चीजें ऐसी बताई कि जो आज भी हमें उनमें डाउट्स होते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को समझना अपने में ही एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं अचीवमेंट होगी अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ जाते हो। क्योंकि इसके लिए या तो फिर आप लॉयर बनो कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल्स, तो हमें तो लॉयर बनना नहीं है, हमें बनना है IAS ऑफिसर। तो एक उस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब कितना पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, या कौन से आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, या कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की उठा के सिर्फ हमें याद करनी पड़ेंगी। तो वो हम आगे फर्दर देखेंगे कि हमें कौन से आर्टिकल्स या कौन से प्रिंसिपल्स याद करने हैं या कौन से राइट्स याद करने हैं, जो कि एक बेसिक पर्पस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है, प्लस आप जब फील्ड पे वर्क करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है।
कि कल को आपके सामने कोई गलत चीज हो रही हो तो आप उससे बता सको कि हाँ आपका ये राइट है या ऐसे राइट है। तो एक बेसिक पर्पस जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का वो यही है कि कल को आपके सामने कोई ऐसी बात हो, एज एन ऑफिसर आप क्या रूल्स एंड क्या लोगे, आप क्या एक्शन लोगे, किस बेसिस पे आप उसको समझाओगे, किस बेसिस पे आप उसके साथ बात करोगे। तो आपको खुद ही जब नॉलेज होगी उसके बाद ही आप उस चीजों पे बात कर पाओगे। फिर अब बात कर लेते हैं थोड़ा, ये तो पता चल गया कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। हाँ एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग थे बस, 299 मेंबर्स में आपके सारे के सारे रिलीजन के लोगों को रखा गया था, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर लोगों को नहीं रख सकते। मुस्लिम लीग ने यही कहा था कि अरे आप तो हिंदू उसमें और वगैरह वगैरह हो, तो आप तो अपना या अपने तरीके से चलाओगे, तो नहीं, हम एक सेकुलर कंट्री है। हमने हमारे प्रेमबल का सबसे पहला सिद्धांत यही कि हम सेकुलर स्टेट है, तो हम किसी भी रिलीजन धर्म को नहीं मानते, तो इसीलिए हमने इस कमेटी में सभी लोग को रखा, मुस्लिम्स भी रखा, सिख्स भी रखा, जनरल भी रखा, सबको रखा हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि नहीं आप बताओ, पारसी वाले भी थे, सब थोड़े सब मेंबर थे कि सब अपनी राय दो, कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए कि नहीं आप मत रहो, सबके होने चाहिए। प्लस हमने ये भी नहीं कि कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं कि भाई उस समय ऐसा होता था कि ब्राह्मण वगैरह या जनरल कास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, तो हमने रिजर्वेशन सिस्टम भी लाए, हमने कई ऐसी चीजें की जिससे हमें जो पुराने कहते हैं ना कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, हम उनको भी अचीवमेंट देना चाहते थे कि आप भी आगे आओ, आप भी अपना योगदान दो, आपके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने SC STs के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, सारी चीजों के लिए अलग, तो वो भी हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे कि हमने कैसे कैसे रिजर्वेशन लेके आए, कहाँ पे क्या लेके आए। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसने क्या क्या बेसिस पे काम किया, क्या क्या बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और ऐसा भी नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लिख दिया तो अरे बहुत अच्छा है चलो हो गया खत्म, वो जो थे 299 लोग पूरे अपने कितने 135 करोड़ लोगों के बारे में लिख के चले गए, नहीं। हमें अगर टाइम पे लगता है कि हमें कुछ जरूरत है रिफॉर्म करने की या हमें कुछ चेंजमेंट लाना है, हमें नहीं पसंद आ रहा भाई, हमें लग रहा है कि उस टाइम की वो जरूरत थी, तो उन्होंने वैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, बट आज हम थोड़ा चेंज हुए तो हमें आज कुछ रिफॉर्म अलग करने की जरूरत है या इस चीज में ये सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई 100% सही नहीं होता। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो भी लिख के गए कि अगर भाई आपको दिक्कत हो रही है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजन बताए थे उन्होंने कि किस किस तरह से आप अमेंडमेंट कर सकते हो। टोटल अभी जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आप सोचो 395 आर्टिकल्स थे और आज करंट में 448 आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब आपके पहले कितने तो आर्टिकल्स जुड़ गए, एक्स्ट्रा बढ़ गए। उस टाइम पे अगर जब बना था ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं तो 22 पार्ट्स थे, आज 25 पार्ट्स हैं। उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 शेड्यूल्स हैं। तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लिख के तो हम आंख बंद करके उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। हमने जैसे जैसे हमें लग रहा है कि जो जरूरतें हैं हमारी। वॉइस कट रही है। लास्ट वॉइस मेरी कहाँ तक आई थी? बस थोड़ा सा ही साउंड इशू हुआ है ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही। हाँ ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रही कि हमारे जो टोटल आर्टिकल्स की बात मैं करूँ तो अगर जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन और अब की बात करूँ तो काफी चेंजमेंट हमें देखने को मिले हैं। उस समय आर्टिकल्स की बात करूँ तो आर्टिकल्स 395 थे, आज 448 आर्टिकल्स बढ़ गए, 22 पार्ट्स थे तब, आज 25 पार्ट्स हो गए। अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूँ तो उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 शेड्यूल्स हो गए। अब ये शेड्यूल क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगी जब मैं आर्टिकल्स और वो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी। अभी से जो ये प्रोसीजर ये जान लो कि आपको चेंज करना है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ठीक नहीं, तो ये नहीं कि जो गवर्नमेंट में बैठा इंसान रात में सो रहा है कि अरे भाई आज ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आ रहा, चलो चलो हटाओ, कल जाके चेंज कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। उसके लिए भी एक प्रोसीजर बना के गए हैं वो चले भले गए लेकिन उन्होंने काफी दूर की सोची। और हमें लकली इसलिए फील करना चाहिए क्योंकि वो जो कमेटी बैठी थी वो शायद इतनी ज्यादा आगे की सोचती थी कि हाँ उन्हें हर एक चीज मालूम था कि आज हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो ठीक है, हम आज 105 अमेंडमेंट कर चुके वो भी ठीक है अपनी जगह पे, बट हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़े चाइना की तरह, ऐसी नौबत अभी तक तो नहीं आई है। अब आती है बात कि अमेंडमेंट करते कैसे हैं। ज्यादा तो अमेंडमेंट हो नहीं जाएगा, तो अमेंडमेंट करने के 3 तरीके हैं।
पहला तरीका अमेंडमेंट को हिंदी में बदलाव कहते होंगे, रुको मुझे गूगल करना है। संशोधन। हाँ, संशोधन कहते हैं। 105 अमेंडमेंट हुए है ना। हाँ, अब आती बात ये अमेंडमेंट करते कैसे हैं। पहला, या तो आपने सिंपल मेजोरिटी से आपने पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी दिखा दी, कोई भी नॉर्मल चीज आ रही है आपको चेंज करनी लग रही है, आपने एक सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर दिया। अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जो आपकी जैसे आपकी जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो आपके हाउसेस होती है, उस हाउस में, अभी मैं आगे चल के पार्लियामेंट और हाउसेस भी बताऊंगी, बट आप ऐसा समझो कि इतना तो बेसिक्स हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो उसमें जो पार्लियामेंट में आपके हाउसेस होती है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पीपल, जैसे मैं इस ग्रुप की बात करूं, ऐसे समझो 10 सपोज करो 10 पीपल है आपके, ठीक है, 10 में से मैं वोटिंग करवाऊंगी। अगर वोटिंग ऐसा रेशियो आया आपका कि 6:4 का रेशियो, 6 पीपल कह रहे हैं हाँ सही है, 4 पीपल कह रहे हैं गलत है, तो ये आपका एक सिंपल मेजोरिटी हो गई कि हाँ चलो आप ये पास हो गया, आप कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल आपका अमेंडमेंट हो सकता है या ये रिफॉर्म आप कर सकते हो, ये चेंजेस आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हो। ये हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी। अगर आपके 10 स्टूडेंट है, 6 कह रहे हैं हाँ होनी चाहिए, 4 कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है दूसरा तरीका जिसे आप कहते हो स्पेशल मेजोरिटी। ये क्या होता है, इसमें आपको चाहिए ही चाहिए होता है, 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए ही चाहिए होती है। अब 2/3, अब जैसे कि आपके ये है बैठे हुए हैं आपके टोटल आपके 10 मेंबर बैठे, अब 2/3 में आपका 2/3 6.66 कुछ करके रेशियो आएगा आपका 6 पॉइंट, तो एटलीस्ट मान के चलो 7 मेंबर्स +1 कर देते हैं हमेशा अपनी वोटिंग के साथ, तो प्लस आपके टोटल मेंबर के, ये नहीं कि आधे होने चाहिए, आपके टोटल मेंबर के 2/3 मेजोरिटी आपके उस पक्ष में होनी ही चाहिए कि हाँ ये आपको रिफॉर्म लाना ही लाना है। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा, ये जो है वो स्टेट के लेवल की बात हो जाती है कि स्टेट की लेजिस्लेचर्स में भी स्पेशल मेजोरिटी, जो मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताई कि 2/3 मेंबर कहते हैं कि हाँ भाई होनी ही चाहिए, मतलब होनी चाहिए, प्लस आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर पे भी वो कहे कि हाँ होनी ही चाहिए। हाफ आपके स्टेट लेजिस्लेचर के, हाफ आपकी इसके सिंपल मेजोरिटी के, आपके उसके हाउसेस के। तीसरी हमें अभी तक ज्यादातर देखने को नहीं मिली है, स्टार्टिंग की 2 हम काफी टाइम पे, हमें काफी समय पे जब भी अमेंडमेंट करते हैं हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर एक चीज आ जाती है, हाँ ये एक आप देख लो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरह से म्यूजियम में रखा गया है, पार्लियामेंट के म्यूजियम में। आई होप कि इमेज काफी ज्यादा क्लियर हो रही होगी। थर्ड अमेंडमेंट क्या था दी? थर्ड अमेंडमेंट वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के साथ होता है। सो मैं इमेज नहीं आ इमेज आपको नहीं शो हो रही है? नहीं, इसके में ब्लैक है और काफी टाइम से ब्लैक है। ब्लैक है मेरा से? हाँ अभी नहीं, हाँ अब हुई है। अब दिख रही है? हाँ अब दिख रही है। ये कुछ इस टाइप में म्यूजियम में रखा गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को। आप देख सकते हो किससे इसको प्रिजर्व करके रखा गया एकदम। अगर इस म्यूजियम के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना था, आप देख सकते। चलो ये तो बात होगी कैसा दिखता है और कैसे प्रिजर्व करके रखा गया है। अब आती बात कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्लैरिटी या कोई क्वेश्चन? ये म्यूजियम में रखा कहाँ हुआ है एग्जैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा ये देखो, ये दिखा है, इसमें लिखा हुआ है। और कोई डाउट? हाँ दी, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर जो अमेंडमेंट होता है, जब स्टेट में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे अमेंडमेंट के लिए, बट जो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी है इसका, हाँ इनका कब होगा?
इन द पार्लियामेंट में, जब आपका पार्लियामेंट में वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी या अमेंडमेंट करने देखो, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो ये मान के चलो ज्यादातर चीजें आपके सेंट्रल लेवल पे ही चेंजमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन पे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब आपको स्टेट में रिफॉर्म लाने मतलब चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, संशोधन करना पड़ता है। इसीलिए वो तीसरा पार्ट उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी विद लेजिस्लेशन करके लिखा हुआ होगा, रेटिफिकेशन। और हाँ, एक चीज सॉरी मैं ऐड करना भूल गई कि ये तीनों मेजोरिटी पास होने के बाद आपको प्रेसिडेंट का भी असेंट चाहिए होता है, क्योंकि हमारा कोई भी आप काम कर रहे हो A to Z, आपने कोई बिल लाया या आपने कोई भी चीज करी, आपका प्रेसिडेंट की असेंट लेना जरूरी होता है। लास्ट में प्रेसिडेंट कहते हैं ना कि आप कुछ भी घर में कर लो लेकिन एक मुखिया होता ही होता है, आपको उसके पास जाके परमिशन लेनी ही पड़ती है। तो वही चीज है, हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट है, उसको कुछ भी आप कर लो, कितना भी संशोधन ले आओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन फाइनल जो रिकॉग्निशन मिलती है वो आपको प्रेसिडेंट से ही मिलती है। स्टेट लेवल की रहेगी फिर वे? नहीं, स्टेट लेवल पे आपके गवर्नर के पास जाता है। स्टेट से रिलेटेड आपका कोई भी हो, आप स्टेट में आप सीएम को हटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट की असेंट चाहिए होती है। सेंट्रल लेवल पे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको प्रेसिडेंट के लेवल पे चाहिए होती है। बट ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होते हैं वो आपके सेंट्रल लेवल पे ही होते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक चीज के लिए लिखी गई है। और कोई डाउट? अब मैं एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि ये मैंने एक देखा था, प्री का क्वेश्चन था ये, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो क्या, कौन सी गवर्नमेंट होती है? अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आपको मिल रही है तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? ऑप्शंस हैं, क्या उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, या अनलिमिटेड पावर होती है, या उसकी हेजेमनी होती है, या नन ऑफ द अबव? थर्ड वाला क्या ऑप्शन था? उसकी हेजेमनी होती है, माने उसकी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उसका ही दबदबा होता है, मतलब एक कैसे तानाशाह वाला जो रूल होता है। लिमिटेड पावर्स, फास्ट वाला। वेरी गुड, यही आंसर है, लिमिटेड गवर्नमेंट ही होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। ये प्री का क्वेश्चन था। फिर अगर मैं एक फैक्ट और बता दूं तो अमेरिका के कंपैरिजन में अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसके 30 टाइम्स बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1-2 टाइम्स नहीं, 30 टाइम्स। और उन्होंने जो लिखा वो उन्होंने अपने बेसिस पे लिखा, लेकिन हमने जो लिखा उस पे हमें इतना प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। एक कंट्री और है जो ये दावा करती है, उसका नाम अलबामा है। अलबामा कंट्री भी कहती है कि हम आपसे ज्यादा, हमारे वर्ड ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन में लेंथीएस्ट में। बट ये एक पार्ट है कि कौन सी कंट्री है, ये तो फैक्ट है, लेकिन हम अपनी इंडिया को ही सबसे लॉन्गेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड्स हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 वर्ड्स हैं। 1-2 वर्ड्स नहीं है, तभी तो 2 साल लग गए थे हमें बनाते बनाते। और कोई क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड है, जैसे मैंने बताया कि क्या पावर्स है, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज मिली है, क्या राइट्स मिले हैं, ये मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगी। कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है, कहाँ से चीजें हमने ली हैं, ये भी मैं कल डिस्कस करूंगी। एक छोटी सी बात, मैं ये आपको फैक्ट तो अगर आप रिमेम्बर रखते हो तो ठीक ही है, बाकी समझने के लिए आप एक अंडरस्टैंड कर लो कि ये जो हमारी हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है। हमारी एक फंडामेंटल, जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एक वन वर्ड आंसर देना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो। तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है तो वो लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है कि हाँ भाई आप हो, क्योंकि वो सिटीजनशिप भी हमें देता है, वो हमें अधिकार देता है, वो चाहे जैसे अधिकार हो वो हमसे अधिकार लेता है, मतलब हमें अधिकार देता है, हमको पावर्स देता है, गवर्नमेंट को पावर्स देता है, उस पर रूल करने का हमें बेसिक रूल्स बताता है। तो एक हमें अब आती बात कि ये जो चीजें 4 टर्म आपको आपके स्क्रीन शेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बताओ।
दिख रहा है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रहा है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ये तो बता दी। अब आती है बात की पॉलिटिकल, ये पहले आती कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो ये एक तरीके का है कि हाँ गवर्नमेंट को किस तरह से रूल करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल एक फॉर्म में नहीं है कि हाँ केवल उनको करना चाहिए। फिर आती पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये आ जाती है बेसिक नॉर्म्स, ये बताते हैं हमें कि हम इनके क्या उनकी पर्टिकुलर चीज जब कहते हैं ना कि आप एक पॉइंट पे आके एग्री करते हो, आपके बेसिक नॉर्म्स ये रहेंगे, आपकी बेसिक चीजें ये रहेंगे, आप इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करोगे। क्योंकि जो मेन हमें चलाता कौन है, हमें पॉलिटिकल टर्म में कहूँ तो आपका गवर्नमेंट ही चलाती है, तो वो आपको क्या क्या किस बेसिक नॉर्म्स में चलाएगी, वो आपकी होगी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। फिर एक आती है मॉरल आइडेंटिटी, जो आपको वही पुराने एथिक्स वैल्यूज जो कहते हैं ना कि आपकी बताती है कि ये आपका फ्रेमवर्क है, ये हम आज अचीवमेंट करेंगे, ये हमारे गोल्स हैं, या ये हम प्रोवाइड कराएंगे, या ये चीजें आपकी बताई जाएंगी। ये तो हो गई मॉरल आइडेंटिटी, नाम से पता चल रहा होगा कि मॉरल वैल्यूज टाइप की चीजें हमें बताती होंगी, उस तरह की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझ लो। कोई मुझे बताएगा आइडेंटिटी मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? पहचान। तो वही कि हमारी एग्जैक्ट पहचान क्या है, मॉरली पहचान क्या है, पॉलिटिकली पहचान क्या है, कलेक्टिवली हमारी क्या पहचान। और सबसे लास्ट में आती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, माने कि आप किस पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग कर रहे हो, किस पर्टिकुलर नेशन के रीजन को बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किस टाइप का रिलेशन है, ये जो हमें प्रोवाइड कराता है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है। आप बोलते हो ना कि आप एक इंडियन हो, तो वो आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी है। ये तो एक बेसिक चीज है जो कि आपके अगर माइंड में रहती है तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी नोट डाउन या लिखने की जरूरत तो खास नहीं दिख रही मुझे। कलेक्टिव आइडेंटिटी मैं समझ नहीं पाई। जैसे तुम कोई काम करती हो, तुम्हें नोट्स बनाने, ठीक है, तुमने नोट्स बनाने, तुम्हें हेल्प चाहिए कि यार मैं एक बार में इतने सारे नोट्स नहीं लिख पा रही हूँ। तुम 3-4 लोगों के साथ तुमने बोला, अपनी मम्मी को बोला, पापा को बोला, सबको बोल दिया एक एक करके, ठीक है, हेड तुम कर रही हो, गवर्न तुम कर रही हो, बट सबको तुमने बता दिया कि ये चीजें आपको लिखनी है। अब उन्होंने लिखा, कोई भी गलती होती है तो सबकी मिलके होगी ना। आप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सिर्फ तुम्हारी गलती, तुमने लिखा, अब ऐसा नहीं कि लिखा उन्होंने, लेकिन कॉपी जब तुम्हारी फाइनल कॉपी जाएगी तो सबके मिलके, अगर कोई एक गलती भी निकलती है तो सबको मिलके कलेक्टिवली गलती निकलेगी। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, सबको एक साथ, तो सबके मिलके बोला जाएगा, सबको मिलके कहा जाएगा कि हाँ ये आपकी पर्टिकुलर गलती है। तो नेशनल और कलेक्टिव आइडेंटिटी में मतलब क्या डिफरेंस हुआ? नेशनल और कलेक्टिव आइडेंटिटी में ये डिफरेंस हुआ कि जो आपके गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट की बेसिक की बात ज्यादा की जाती है कि गवर्नमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम कर रहा है गवर्न, और यहाँ पे नेशनल पर्टिकुलर पीपल की बात करी जा रही है कि क्या डिफरेंट नेशन में कौन से पीपल की क्या रिलेशन होगा, कैसा। अब यहाँ जैसे आप इंडिया में हो, आप कहीं और बाहर जाते हो, तो क्या पूरे, अगर आपने कोई गलत काम किया, आपको जेल में डाला जा रहा है, तो वो आप नेशनल आइडेंटिटी के साथ जा रहे हो, आप बोला जा रहा है इंडियन को डांट पड़ रही है, बट पूरे इंडिया पे क्लेम नहीं आ रहा है ना। बट कलेक्टिव आइडेंटिटी में आप कोई गलत काम करो तो पूरे पर्टिकुलर ग्रुप को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी उनकी जिम्मेदारी थी, ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, किसी सोसाइटी या फिर ये से रिलेटेड है? हाँ, आप सोसाइटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। अच्छा दी, एक बार ये अमेंडमेंट वाला फिर से मुझे अंडरस्टैंड कर देती कि ये जो सिंपल मेजोरिटी वाला जो था, तो पहले किस में जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तुम जो चीज टॉपिक उठा रही हो वो बहुत डेप्थ में है, खैर मैं बता देती हूँ। बता दीजिए, रफली हाँ, बता मैं समझ दीजिए। रही हूँ तुम्हारी बात, क्योंकि वो, चलो ठीक है मैं बता रही हूँ। ऐसे समझो, पार्लियामेंट होती है, कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका तीसरा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आपकी लोकसभा, इसको आप कहते हो लोअर हाउस है आपकी, ठीक है, नीचे, जो कि आपके कुछ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम अपने मेंबर्स चूज करते हैं, हम पर्टिकुलर पीपल डायरेक्ट, इससे भी आपने देखा होगा, आपने इलेक्शन हुआ, आप गए, आपने गवर्नमेंट चूज करी, आपकी गवर्नमेंट बन गई। राज्यसभा में क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर आपके थ्रू नहीं होती, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो कि अगर आपने स्टेट लेवल पे मैं बात करूँ तो यूपी में भी देखा होगा आपने, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट उसके काउंसिल के आपने इलेक्शन देखे होंगे कि तो आपने जो मेंबर चूज किया उन्हीं के थ्रू आपके बनाए जाते हैं, एमपीज बनाए जाते हैं। अब आती है बात की मेजोरिटी की, आपकी लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं, ठीक है। 545 सीट्स में अगर मैं सिंपल मेजोरिटी की बात करूं,
तो कितने मेंबर प्रेजेंट है, सपोज कर लो 100 मेंबर, छोटे छोटे मान के चलते, ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगी। 100 मेंबर आए आपके, 100 मेंबर प्रेजेंट है। हाँ भाई, आज कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल आया कि आपको ये अमेंडमेंट करना है, ये संशोधन करना है, क्योंकि ये सही से नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये सही से नहीं चल रहा है, ये कोई खास बिल तो है नहीं, या बहुत ज्यादा इस पे बवाल मचेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम इसको सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। अब 100 में से अगर टोटल मेंबर 100 प्रेजेंट है 345 में से, तो आपके 100 में से 51 वोट अगर आपके फेवर में पड़ गए, 51 आई एम सेइंग 51 वोट अगर आपके फेवर में पड़ गए, 49 आपके नहीं पड़े, तो 51 वाला जीत गया। वो कहा हाँ भाई हम जीत गए हैं, हमारी आप ये अमेंडमेंट कर सकते हो। ये हो गया एक सिंपल मेजोरिटी। अब आ जाती है स्पेशल मेजोरिटी की, भाई 2/3 मेंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके जितने मेंबर प्रेजेंट हो उसमें आपके 2/3 मेंबर चाहिए। वहां पे 51 नंबर था, माने 50 में एक ज्यादा था, 50-50 का आंकड़ा, लेकिन एक ज्यादा था तब भी बिल पास हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2/3 अगर आप 100 का भी निकालते हो तो इट्स अ क्वाइट 66 पॉइंट। अभी आ रही है? बोलिए। हाँ, अगर आप स्पेशल 2/3 में जो 2/3 क्या होता है, 2/3 अगर आप मैथ्स जानते हो थोड़ी बहुत भी, तो आपको मालूम है, आपने उसका 2/3 निकाल के उसने किया तो आपको 66 मेंबर्स की आपको रिकॉग्निशन चाहिए होगी कि हाँ आपके वोट में 66 मेंबर्स प्रेजेंट हो। ऐसे समझो आप कि वहां पे 51 था तब भी बिल पास हो गया, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में 66 मेंबर्स की कंसर्न चाहिए ही चाहिए आपको। अगर 100 मेंबर बैठा है तो 66 पॉइंट समथिंग यानी 67 मान के चलो कि वो कहेगा कि हाँ मुझे भाई पास करने के लिए 67 मेंबर्स चाहिए। वहां पे 51 मेंबर में भी पास हो जा रहा था। ये डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में। So how we define कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगना चाहिए या सिंपल? वो आपके अमेंडमेंट के बिल के ऊपर होता है कि किस टाइप का चेंजेस आप लाना चाह रहे हो, किस बेसिस पे लाना चाह। नॉर्मली चेंज करना चाह रहे हो कानून तो आपके सिंपल मेजोरिटी में होता है। कोई बहुत स्पेशल, देखो उसका नाम भी है ना स्पेशल, तो बहुत स्पेशल कोई केस आ जाता है तो आप, जैसे मैं अगर थोड़ा डाइवर्ट तो नहीं होगी, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ कि एक केशवानंद भारती केस आए थे, और भी 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनकी आपको मानना पड़ा था लास्ट में कि हाँ भाई हमें चेंज करना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं सर सिंपल मेजोरिटी में किसान आंदोलन की बात करूं जो भी चल रहा था रिसेंट में, तो कृषि जो बिल आया था आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, वो सिंपल मेजोरिटी में पास हो गया, उसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको। आपके वहां पे बीजेपी के आपके समर्थक ज्यादा थे, तब जितने मेंबर प्रेजेंट थे उसमें से आपके वोट पड़े पक्ष में, उन्होंने हाँ हाँ की, 3 बार बोली, अब पूरा हो गया, पास हो गया बिल। लोकसभा से भी पास, राज्यसभा भी पास, प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिया, चलो ठीक है बन गया बिल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल और स्पेशल में।